नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या काले धन वालों को कांग्रेस के राज में बेनामी संपत्ति पर लूट का लाइसेंस दिया गया। 5 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है और नोटबंदी के बाद कम से कम 4 बार प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे संकेत दे दिए हैं कि सरकार का अगला कदम बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ होने जा रहा है। इस बहस में आपकी बेहतर भागीदारी के लिए, इस बहस के जरिए आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप इस बहस की शुरुआत में ही ये समझ लें कि बेनामी संपत्ति आखिर होती क्या है। देखिए, मान लीजिए कि आपने गोवा में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में या देश के किसी भी राज्य में, चेन्नई में फर्ज कर लीजिए, देश के किसी भी हिस्से में आपने कोई मकान खरीदा। ये मकान आपने अपने पैसे से खरीदा, लेकिन आपने इस मकान को अपने नाम से नहीं खरीदा और आपने इस मकान को चाहे जिसके भी नाम से खरीदा, वो कोई भी हो सकता है, आपका बेटा, बेटी, पत्नी, दोस्त, भाई, कोई भी। आपने सरकार को ये नहीं बताया कि किस नाम से खरीदा, कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपके पैसे, आपके जो पैसे हैं वो इस्तेमाल हुए हैं और वो पैसे आए कहां से हैं। आपकी ये संपत्ति, अगर ऐसा आपने किया है तो बेनामी कहलाएगी। हम चाहते हैं कि जी न्यूज के दर्शक इस बात को बहुत ही कायदे से और बारीकी से समझें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि काले धन को जिन जगहों पर छिपाया जाता है उनमें बेनामी संपत्ति सबसे अव्वल होती है, सबसे आगे होती है। कमाल देखिए कि देश की आजादी के 22 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ कि बेनामी संपत्ति को लेकर सरकार ने सुझाव मांगा आफ्टर 22 ईयर्स, और इस सुझाव के 15 साल बाद, 22 साल बाद सुझाव मांगा और सुझाव आने के 15 साल बाद यानी 1988 में सरकार ने इस देश में बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून बनाया। 1988 में राजीव गांधी की ही सरकार थी। उनसे लेकर अब तक नरेंद्र मोदी, इनके बीच में 7 के आसपास प्रधानमंत्री आए। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव आए, HD देवेगौड़ा आए, गुजराल साहब आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, कुल मिलाकर 7 प्रधानमंत्री इस दरमियान आए। और अब जाकर एक ऐसा कानून बना जिसमें बेनामी संपत्ति का कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है। और आज इसीलिए हम ये सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर कानून से बड़े कैसे हो गए ये बेनामी बेईमान। एक जबरदस्त बहस आगे आपका इंतजार कर रही है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है, जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है। वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। किसके नाम? प्रधानमंत्री बजाते खुद लोगों को डराने का काम करते हैं, मन की बात के अंदर करते हैं, तकरीरों में करते हैं, और वो धमकियां अपोजिशन को नहीं दे रहे हैं, वो धमकियां दरअसल आवाम को दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं। हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। बिल्कुल देश को तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। आर्थिक संकट और गुलामी की ओर देश जा रहा है। बेनामी तो अब निकालो, बेनामी समूचा सारा संपत्ति का बेनामी निकालो, जो कहाँ है एकदम निकालना चाहिए। 1988 में बेनामी संपत्ति का कानून पास किया। अगर 1988 में उस समय जो संसद में बैठे थे, जिन्होंने इतना बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया, अगर उस सरकार ने लागू किया होता तो आज बेनामी संपत्ति के नाम पे जो देश में पाप बढ़ा है वो बढ़ता क्या? ब्लैक मनी और बेनामी के खिलाफ लड़िए प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके साथ खड़े। लेकिन अल्टीमेटली आपने ये लड़ाई क्या बना दिया? आप अपनी आवाम से लड़ रहे हैं साहब, आप अपनी इनफॉर्मल इकोनॉमी से लड़ रहे हैं, आप रूरल इकोनॉमी से लड़ रहे हैं।
कांग्रेस ने कुछ कदम उठाया नहीं, किसी के ऊपर एक्शन लिया नहीं। जो स्थिति बन गया, इस स्थिति को ध्यान में रख के मोदी जी जो 1988 वाला कानून है अब तक उसको लागू नहीं हुआ, उसको लागू करने के लिए सोच रहे। अब लोग क्या आलोचना कर रहे हैं? अगर हम काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो बेनामी जो संपत्ति है उसके खिलाफ आपको एक ठोस तरीके से कदम उठाने पड़ेंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या कांग्रेस के राज में बेनामी संपत्ति पर लूट का लाइसेंस दिया गया? दूसरा सवाल, क्या नोटबंदी के बाद अब नए साल पर काले धन के खिलाफ गिरेगा बेनामी बम? तीसरा सवाल, बेनामी संपत्ति वालों के साथ किसका हाथ है? चौथा सवाल, आखिर कानून से बड़े कैसे हो गए बेनामी बेईमान? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या हमारे देश में बेनामी संपत्ति पर सियासत की साठगांठ होती रही है? और इस पर बहस करने के लिए श्रीकांत शर्मा साहब राष्ट्रीय सचिव है, बीजेपी मथुरा से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के एक अच्छे नेताओं में शुमार रहे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभय कुमार दुबे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, टीवी डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज कुमार साहब प्रवक्ता है, जेडीयू के बिहार के मोकामा से विधान परिषद के सदस्य हैं, सर आपका भी बेहद स्वागत है। विनोद संपत साहब वकील हैं और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है, मुंबई में वकालत करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित 75 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, सर आपका भी बेहद स्वागत है। आज सबसे पहले शुरुआत अभय दुबे साहब आपसे होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि अव्वल तो 22 सालों के बाद आजादी के भारत में ऐसा किसी के मन में ख्याल आता है कि बेनामी संपत्ति भी कुछ हो सकती है और उसके खिलाफ हमें कुछ किया जाना चाहिए। उसके 15 साल बाद 88 में राजीव गांधी साहब लेकर आते हैं एक लॉ, लेकिन उसमें किसी तरह का संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान नहीं होता है। सर मेरी समझ और सूझ में अगर ये चीज उस वक्त हो गई होती तो आज न जाने हम कहां के कहां पहुंच गए होते। इसीलिए कटघरे में आप, जिम्मेदारी आपकी, जवाब आज आपको देना होगा। और उससे पहले कि अभय जी आप शुरू करें, मैं बस एक बात कह देना चाहती हूँ, 1.5 मिनट का बजर होगा सर, 1.5 मिनट में अपनी बात रखिएगा और सारे खास मेहमान भी शुरुआत के 1.5 मिनट में अपनी अपनी बात रख दे, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जी अभय जी आप। रूबिका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज कोई कानून बना और कहें कि 60-70 साल बाद कोई कानून आया है तो ये प्रासंगिक पक्ष नहीं है। राजीव जी चाहते थे कि एक बेनामी संपत्ति को लेकर कानून आए और उनको पता था कि उनकी सरकार का जो समय बचा है उसमें उस कानून को लाना है, तो पहले वो ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसके बाद उसको लॉ कमीशन को रिफर किया और फिर पार्लियामेंट से पास कराया। मगर अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि उनकी सरकार चली गई। आपने खुद ने बताया कि 1989 में वीपी सिंह आए, 1990 में चंद्रशेखर आए, 1991 में नरसिम्हा राव आए, 96 में फिर अटल जी आए, फिर 97 में देवेगौड़ा जी आए, इंद्र कुमार गुजराल साहब 97 में आए, 98 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही। फिर से जब कांग्रेस की सरकार 2004 से हमारी आई तो हमने ये बात, ठीक है कि उसके रूल फ्रेम्स नहीं हुए थे जो राजीव जी करके गए थे, 2-3 सवाल उसमें थे। उसमें परेशानी ये आ रही थी, एक जो आपने कहा कन्फेसिकेशन का, कि संपत्ति की जब्ती का प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये था कि जब हमने सिविल कोर्ट को सुपरसीड किया तो अपीलेट अथॉरिटी नहीं थी, तो सुनवाई के लिए कहाँ जाता जिसकी संपत्ति जब्त हुई थी। तो ये कुछ अफर्मेटिव्स थी जिनको लेकर के रूल फ्रेम नहीं हुए थे। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की सेकंड रिपोर्ट थी उसके तत्काल बाद हम इस कानून पर काम करना चालू किया। आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूं 2000। सर आपकी आवाज कट गई है, जो कायदे की बात थी वो आप बता नहीं पाए, हो सकता है आगे आप बता पाए, क्योंकि कंप्यूटर जी आवाज काट देते हैं सर, ये रूल है, ये मेरे डिबेट का रूल है। अब रुक जाइए। श्रीकांत शर्मा जी, क्या ये कह देना सही होगा कि हम इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे किसी शख्सियत के आने का कर रहे थे? उससे पहले सर आपकी भी तो कई मर्तबा सरकारें आई, क्यों नहीं आप ये कानून उस वक्त पारित करवा पाए? क्या वजह थी, क्या मजबूरियां थी? देखिए, हमारी सरकार वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन आज रूबिका जी मैं कहूँगा कि आज आपके चैनल के माध्यम से इतना मैं संकेत देना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ देश के नागरिकों को
कि जो विपक्ष के लोग इस कानून को लेकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लोग डरे ना। ईमानदार जो लोग हैं इस देश के, ये लड़ाई उन लोगों की लड़ाई है। दिक्कत क्या है, जिसकी अपनी संपत्ति है, जिसने अपने पैसे से, अपनी 20-9 की कमाई से जो संपत्ति अर्जित की है, वो कोई संपत्ति पर कहीं पर भी कोई नोटिस होने वाला नहीं है, कोई गाज गिरने वाली नहीं है। जिन लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया है, अगर उन्होंने दूसरे किसी और व्यक्ति के नाम से, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जो धन अर्जित किया है, संपत्ति अर्जित की है, निश्चित रूप से अगर वो उसकी जानकारी सरकार को नहीं देते हैं, क्योंकि अभी योजना चल रही है, तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर इसका विस्तार में हम जाएंगे रूबिका जी, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अब ये देश भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ मजबूत होकर लड़ाई लड़ रहा है। इसमें जो अभी तक कमियां रही थी, उन कमियों को दुरुस्त करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हमारी प्रतिस्पर्धा है कि इस देश से भ्रष्टाचार को, काले धन को समाप्त करके इस देश का जो गरीब आदमी है, उसकी पहुंच में अच्छा मकान कैसे आ सकता है। उसकी सीमा है 35 लाख रुपए की, लेकिन वो मकान मिलता है उसको 2 करोड़ का। तो हमारी कोशिश है कि उसको उसके अधिकार में जो चीजें आती हैं उस तक पहुंचाई जाए, और भ्रष्टाचार और काले धन से जिन लोगों ने संचय किया है, बेनामी संपत्ति जो अर्जित की है, उन पर कुठारघात होगा और उनको सजा भी होगी। अगर वो ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि पीछे नहीं जाना चाहिए, तो फिर ऐसे में तो कांग्रेस ने जो चीजें छोड़ दी है उसमें भी नहीं जाना चाहिए। मैं आपके पास आऊं, इस दलील को आप वापस कैसे काउंटर करते हैं उसके लिए पहले विनोद सी संपत साहब का आप रुख कर लेती हूँ। सर, आपके दोनों साथी यानी जो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, इन्होंने अपनी बातें रख दी है। आप बेनामी संपत्ति पर आए इस नए कानून पर अपनी क्या राय रखते हैं? जेडीयू क्या राय रखती है? लाइन कट गया, माफ कीजिएगा, नीरज कुमार जी से मेरा ये सवाल है। हाँ नीरज जी। हाँ आ गया जी, बोलिए। आवाज आपकी कट गई थी। हाँ नीरज जी, मेरी आवाज अब आ रही है आपके पास? हेलो अब आ रही है जी। ठीक है नीरज जी, जेडीयू इस पर क्या राय रखती है? इस कानून पर क्या राय है जेडीयू की? जनता दल ने पहली बात की, जनता दल यू काला धन पर हमला हो, बेनामी संपत्ति पर हमला हो, तो हम उसके पक्षधर हैं। लेकिन हमारा एक सवाल है, सवाल यह है कि देश के अंदर में तो बेनामी संपत्ति पर आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के बाहर में जिन लोगों ने संपत्ति खरीद ली है बड़े पैमाने पर, जिसका रिकॉर्ड आपके पास है, क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं? या अपने दल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को खुद का आचरण भी पेश करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने जो बेनामी संपत्ति और जिस तरीके से अर्जित आपके नेताओं ने किया है उस पर आप हमला करेंगे कि नहीं। सवाल नीयत का है कि अगर आपने नोटबंदी किया तो नगदबंदी तक बढ़ गए। तो हमारा ये कहना है कि पूरा प्रारूप अभी आया नहीं है कि बेनामी संपत्ति पर पूरा आपका एक्शन प्लान क्या है, किस तरीके से करना चाहते हैं, और बेनामी संपत्ति में हीरा जवाहरात और साथ ही साथ शराब का जो बड़ा नेक्सस है उस पर आप हमला करेंगे, तब लोगों को यह एहसास होगा कि नहीं, आप बेनामी संपत्ति पर प्रहार करना चाहते हैं। इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि देश के बाहर जो संपत्ति है, जिन लोगों ने खरीद लिया है, उसका क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग हैं जो देश के बाहर में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया है, तो ये कानून तो उस पर खामोश है। ये कानून जो बेनामी संपत्ति अधिनियम नवंबर में जो कानून पास हुआ है वह तो खामोश है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं जो बाहर अपना पैसा ले जाकर बाकी काले कामों में या बगैर टैक्स दिए सरकार को इन्वेस्ट कराए हैं, उन पर किस तरीके से घात कर सकता है ये। ठीक है, अब विनोद संपत साहब, आप जरा इन चीजों को समझा दीजिए दर्शकों को। एक तो बेनामी संपत्ति को लेकर ये कानून कितना तगड़ा आपको नजर आ रहा है, और हम जानते हैं कि ये देश कानूनों का देश है। ऐसे में क्या ये कानून, महज कानून का आ जाना, इन चीजों को सिरे से खत्म कर देगा? हेलो जी विनोद जी, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। विनोद जी, मेरी आवाज वापस बोलेंगे? विनोद जी, ये कानून जो आया है, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? कट रही है, हाँ अभी सुन रहा हूँ। ठीक है, ये कानून जो आया है सर, हम ये कहते हैं ना कि देश में कानून बहुत है और बहुत कड़े कानून है। क्या ये कानून आ जाने से प्रैक्टिकली हमारे देश में बेनामी संपत्ति की समस्या खत्म हो जाएगी?
बेनामी संपत्ति की समस्या खत्म होगी या नहीं होगी, पर स्पीड मनी के रेट्स जरूर बढ़ जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी इसका पूरा फायदा उठाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑफिसर्स को काफ़ी इसमें पैसे मिलने के स्कोप रहेंगे। वो छोटी चीज़ के लिए परेशान करेंगे आम आदमी जिसके पास ऐसा नोटिस जाती है, और अल्टीमेटली स्पीड मनी उन लोग कमाने की पूरी होगी। मेरी राय में कोई भी कानून जब निकलता है तब जो भी प्रायश्चित करना चाहता है उसको मौका देना चाहिए और उसको सिस्टम में क्लीन करके आना चाहिए। अब ये कानून आ रहा है तो कोई भी प्रोफेशनल उसी तरह से एडवाइस करेंगे कि कानून आया उसके पहले तुम ऑफिशियली किसी के नाम पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो, एसेट ट्रांसफर कर दो, तो वो कानून का कोई प्रोविजन लगेगा ही नहीं। ये कानून ऐसा कहता है, आप ये कह रहे हैं इस कानून में ये प्रावधान है कि आप ये प्रॉपर्टी कहीं और ट्रांसफर कर ले तो वो उस बार में पड़ेगा ही नहीं जहां सजा का प्रावधान हो। कानून आने से पहले, कानून आने के पहले ट्रांसफर कर दिए तो अच्छा, मान लो मेरे पास प्रॉपर्टी है 2 नंबर बेनामी, कानून आता है 1 जनवरी 2017 को, तो मैंने 1 अक्टूबर 2017 के बाद 1 अक्टूबर 2016 के पहले वो प्रॉपर्टी कोई जेन्युइन आदमी को बेच दी तो आएगी नहीं। और कोई कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि वो पहले ही देना चाहिए, वो 2 महीने के बाद में भी दे सकते हैं, 2 साल के बाद में भी दे सकते हैं। श्रीकांत शर्मा जी, ये तो कानून लागू हो उससे पहले ही लूप होल्स नजर आने लग गए हैं। फिर नहीं, ऐसा है रूबिका जी, इस देश के अंदर संविधान है और कानून भी बहुत हैं, लेकिन आपको भी इस बात का इल्म है क्योंकि आप बहुत बुद्धिजीवी हैं कि रास्ते लोग ढूंढने की कोशिश जरूर करते हैं। तो कोई भी ऐसा 302 का कानून भी है इस देश में और 307 का भी कानून है, तो कानून का उल्लंघन तो लोग फिर भी करते हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि ये जो कानून हम लेकर आ रहे हैं इससे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार से धन अर्जित किया है, जो सरकारी पद का दुरुपयोग करते हैं, कुछ नेता अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, जिन्होंने गरीब के हिस्से का पैसा है, जो एक नेक्सस बना हुआ है ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियंस का, जिन्होंने इस देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है, उन लोगों ने जो अपनी संपत्तियां बना के रखी हैं ये उनके लिए है। किसी गरीब के लिए जिसके पास संपत्ति नहीं उसके लिए उसको इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, या जिसकी अपनी संपत्ति है उससे भी इसको डरने की जरूरत नहीं है। तो भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष के लोग ना करें। पहले तो आपने कानून नहीं बनाया, लगातार आप छूट देते रहे कि लूटो, हम भी देश को लूट रहे हैं और लूट का हिस्सा अलग अलग पॉकेट्स में ये बांटते रहे। तो कांग्रेस की पॉलिसियां बिल्कुल कम जो भ्रष्टाचार में जो संलिप्त लोग हैं उनको कैसे संरक्षण किया जाए उस तरह की सीधा सीधा आरोप है कि डराने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है, बल्कि आप नहीं कर रहे। इसका जवाब मैं ले लेती हूँ। अभय दुबे जी 1 मिनट आपको देती हूँ, इसका जवाब दे दीजिए। आपको किस बात का डर है? वो कह रहे हैं गरीबों को तो डरने की जरूरत ही नहीं है, सर्विस पेशा लोगों को तो डरने की जरूरत ही नहीं है, वो जो टैक्स खा रहे हैं और बेनामी संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं उनको डरना चाहिए। देखिए रूबिका जी, ये जो कोशिश कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने की थी, ये कानून हम पार्लियामेंट में लेकर आए, स्टैंडिंग कमेटी को गया, यशवंत सिन्हा जी उसके चेयरमैन थे। यशवंत सिन्हा जी ने साफ किया कि जो 1988 का एक्ट है उसको अमेंड करके काम नहीं चलेगा, नया कानून बनाना पड़ेगा। तो ये मोदी सरकार उसी को अमेंड किया 88 के एक्ट को। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक इसके तकनीकी संदर्भों का प्रश्न था, मुझको लगता है ये रिट्रोस्पेक्टिव इसलिए नहीं होगा कि 1988 के एक्ट का अमेंडमेंट है। जो बड़ा प्रश्न खड़ा किया है, मोदी सरकार का इरादा नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का, क्योंकि जिस प्रकार आप देखिए नवंबर 2014 में जब G20 में गए तो ये कहा कि उन्होंने ब्लैक मनी को एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर ने, जबकि OECD ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का और टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का, उसको आगे बढ़ाकर 15 की बजाय 17 करा दिया। हमारे समय टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट थे और टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स थे। अब मोदी सरकार ये कहती है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कि हम नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहते जो जर्मनी से हमको मिले हैं, क्योंकि आर्टिकल 26 इस एग्रीमेंट का हमको रोकता है कि हम नाम का डिस्क्लोजर नहीं करें। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खैर उनको फटकार भी लगाई। ये एसआईटी के क्रेडिट तो ऑन करते हैं, लेकिन एमबी शाह कमेटी जो एसआईटी ने रिकमेंडेशन दी उसको फॉलो नहीं करते हैं कि आप ये कह रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें एक साथ लाकर और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। ये आपका काम है, दिस इज योर प्रोफेशन, आप ये कर सकते हैं। आप मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जिसमें मैंने सीधा आदत सा एक सवाल आपसे पूछा कि साहब अगर ये लॉ आज की तारीख में आ जाता है तो क्या परेशानी है,
क्या क्या परेशानी आपको क्या हो सकती है, आपने उस पर मुझे जवाब नहीं दिया। मैं फिर आपको 1 मिनट दूंगी सर, 1 मिनट में फिर दूंगी आपको। एक सेकंड मैं आती हूँ सर आपके। नीरज जी आना है। हाँ मैं आती हूँ अभय जी। नीरज जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जेडीयू जो कह रहा है, उस जेडीयू पार्टी एज अ पार्टी जो आप कह रहे हैं वो समझ में इसलिए नहीं आता कि आप लोग ये कहते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, लेकिन परेशानी आप लोगों में ये है, इसलिए ये हो नहीं सकता है। मुझे कंफ्यूजन बहुत दिख रहा है। नहीं, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, कंफ्यूजन का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं, और आप बताइए बिहार के अंदर, छोड़ दीजिए देश के अंदर, ये क्या है। अब तो वहाँ पर लीगल एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं कि पार्टी बीजेपी, पैसा बीजेपी का और पैन नंबर पार्टी का, लेकिन पैन नंबर का इस्तेमाल बीजेपी के नेता बिहार में जमीन खरीदने के लिए बीजेपी कार्यालय के लिए कर रहे हैं। 10 जगहों पर किया है। इसी को बेनामी कहते हैं ना। किसको बेनामी कहते हैं? तो खुद का आचरण जब तक आप प्रमाणित नहीं करेंगे। मैं आपको उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल है कि पार्टी की संपत्ति खरीद रहे हैं, पार्टी का पैन नंबर रहते हुए बीजेपी के नेता अपने पैन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये नैतिक रूप से सही है? तो खुद आचरण अगर आप पेश नहीं करेंगे तो जनता को कैसे भरोसा होगा आप पर? जनता को आपके अंदर, और मैं रुचिका जी एक उदाहरण देना चाहता हूं, 24 मंत्री हैं। सर आपकी आवाज मेरे कंप्यूटर जी ने जो है वो बंद कर दी है।